नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर छठ पर्व की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के अरपा तट पर मंगलवार को श्रद्धा, भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। एशिया के सबसे बड़े छठ घाट पर हजारों दीपों की रोशनी और गूंजते छठ गीतों के बीच छठ महापर्व की छटा देखते ही बन रही थी। उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर 4 दिवसीय छठ पूजा का समापन किया गया। सुबह करीब 3 बजे से ही गाजे बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ श्रद्धालु अरपा नदी की घाट की ओर बढ़ने लगे। सिर पर दौरी, गन्ना और प्रसाद लेकर महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में छठ घाट पहुंची। व्रतियों ने घाट पर पहुंचकर पहले छठी मैया की वेदी बनाई और पूजा अर्चना शुरू की। पूजा के बाद व्रतियों ने अरपा नदी में दीपदान किया और पानी में उतरकर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। इस दौरान सूर्यदेव के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु घंटों तक बेसब्री से इंतजार करते रहे। माना जाता है कि छठ महापर्व पर भगवान सूर्य को अर्घ देने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आस्था का ये पर्व 4 दिनों तक चलता है और इसका समापन उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ होता है। कई महिलाएं अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद घर से नंगे पांव या जमीन पर लौटते हुए घाट तक पहुंची। वहीं नवविवाहित महिलाएं पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। हम लोग नहाना खाने से चालू होता है, खरना से होता है। खरना होता है दूसरा दिन आपका, फिर हम लोग का फिर उस दिन से व्रत चालू हो जाता है। फिर उसके बाद आज जाके 48 घंटे का व्रत आज खत्म होता है। छठ पूजा समिति ने व्रतियों के लिए विशेष व्यवस्था की थी। घाट पर 101 लीटर दूध से अर्घ की तैयारी की गई थी। व्रतियों के कपड़े बदलने के स्थान, भोजन और रहने की सुविधा भी समिति द्वारा की गई थी। अन्य राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने भी इस भव्य आयोजन में भाग लिया। अरपा तट का लगभग 1000 मीटर लंबा ये घाट श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहा। अनुमान है कि इस बार करीब 50,000 लोग छठ घाट पहुंचे थे। पुल से खड़े होकर कई दर्शक इस अद्भुत नजारे की तस्वीरें और सेल्फी लेते हुए नजर आए। इस मौके पर शहर विधायक अमर अग्रवाल और महापौर पूजा विधानी भी छठ घाट पहुंचे। विधायक अग्रवाल ने कहा कि सूर्य ही एकमात्र देवता है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि बिलासपुर की पहचान अब भक्ति और संस्कृति के इस पर्व से जुड़ गई है। महापौर पूजा विधानी ने नगर निगम और जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। छठ पर्व की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। छठ पर्व भगवान सूर्य की आराधना का पर्व है और सूर्य एकमात्र देवता हैं जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरा इस पृथ्वी लोक पे अपने प्रकाश से अवलोकित करने वाले ऊर्जा देते हैं सूर्य भगवान। और इस सूर्य भगवान की आराधना के लिए 72 घंटे का निर्जला उपवास हमारी बहनें माताएं रखती हैं और उन बहनों और माताओं का ही आराधना के फल स्वरूप हम सब के जीवन अलौकिक होता है, प्रकाशमान होता है। मैं उन सारी छठवर्ती माताओं को साष्टांग प्रणाम करता हूं और मुझे बिलासपुर की एक विशिष्ट पहचान ये छठ पर्व बना है। छठ घाट में छठी मैया को सूर्य उगने का मतलब उनको अर्घ देने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित है। पूरे बिलासपुर जिले के लोग यहाँ पर इकट्ठा है। सभी छठी माताओं को, उनके परिवार को शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। उनके परिवार में सुख समृद्धि बना रहे। पूरा बिलासपुर वासियों को मैं बधाई देती हूँ कि छठी का पूजा जो है जिस तरीके से आस्था और विश्वास का जो पर्व है, सभी के परिवार में सुख समृद्धि बना रहे। सभी को मैं बधाई देती हूँ। दीपों की झिलमिल रोशनी, गूंजते छठ गीत और श्रद्धा से झुके हुए सिर, बिलासपुर का अरपा तट आज सचमुच भक्ति की गंगा में डूबा हुआ नजर आया। ये केवल एक पर्व नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और एकता का प्रतीक बन चुका है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।
इधर तोरवा थाना क्षेत्र के 2 वर्ष पुराने अंधे कत्ल के मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने अवैध संबंध के संदेह में की गई हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। मृतक विनोद महंत निवासी हेमूनगर थाना तोरवा का शव वर्ष 2023 में रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध अवस्था में मिला था, जिसके शरीर पर चोट के निशान और रस्सी में बंधा हुआ पाया गया था। मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की गई, लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देश पर गहन जांच के बाद हत्या के तथ्य सामने आए थे और इस मामले में 302, 201 के तहत मामला दर्ज किया गया। पूर्व सीएसपी कोतवाली अक्षय प्रमोद सबद्रा एवं वर्तमान नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली गगन कुमार के नेतृत्व में की गई जांच में ये बात सामने आई थी कि मृतक का संबंध राजकुमारी पासी नामक महिला से था। हत्या के दिन महिला के पुत्र कृष्णा पाल और उसके साथी मनोज पाल उर्फ धन्ना ने मृतक को घर में संदिग्ध अवस्था में देखकर अवैध संबंध के शक में पहले मारपीट की, फिर लोहे की रॉड से उस पर हमला कर उसे बेहोश कर दिया। दोनों आरोपियों ने मृतक को मृत समझकर 2 मुहानी चौथा निर्माणाधीन रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, लेकिन जब उसने हलचल की तो पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। आरोपियों के कबूलनामे के बाद हत्या में प्रयोग किए गए लोहे की रॉड जब्त की गई और दोनों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। इधर बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र में दीपावली की रात एक युवक से 2 बदमाशों द्वारा विवाद कर मारपीट का मामला सामने आया है। ये घटना 20 अक्टूबर की रात की है, जब भूपेंद्र लोधी नामक युवक अपने परिवार से मिलने जबड़ापारा सरकंडा गया था। उसने अपनी स्कॉर्पियो जो गाड़ी है वो सड़क किनारे खड़ी की थी। आप सभी को बता दें कि रात करीब 11:40 पर जब वो घर से निकलकर अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि 2 युवक श्रीधर शुक्ला और अनीश शुक्ला उर्फ रिंकू पटाखे जलाकर उसकी गाड़ी की तरफ फेंक रहे थे। जब भूपेंद्र ने उनसे ऐसा न करने के लिए समझाइश दी तो दोनों ने आक्रामक होकर गाली गलौज शुरू कर दी और शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगे। भूपेंद्र द्वारा पैसे देने से इनकार करने पर दोनों युवकों ने गुस्से में आकर उसके साथ हाथ और मुक्कों से मारपीट कर दी और मौके से भाग निकले। इसके बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई। मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। आरोपियों की तलाश के लिए टीमों को भेजा गया, लेकिन दोनों युवक अपने घरों से फरार हो गए थे। लगातार सुराग तलाशने के बाद 27 अक्टूबर को सूचना मिली कि दोनों आरोपी पुराना पुल के पास देखे गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी करके दोनों अपराधियों को हिरासत में ले लिया गया। आप सभी को बता दें कि पूछताछ में दोनों ने दीपावली की रात हुई घटना को स्वीकार किया। गिरफ्तारी के बाद दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। सरकंडा पुलिस ने 6 महीने पहले हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी चिल्हाटी में हुई चोरी की घटना का पर्दाफाश करते हुए आरोपी दीपक वैष्णव को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि लोधीपारा इलाके में एक व्यक्ति चोरी का सामान बेचने की कोशिश कर रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध युवक से पूछताछ की, जिसमें उसने अपना नाम दीपक वैष्णव बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से सोने चांदी के गहने और कांसे के बर्तन भी मिले। पूछताछ में उसने बताया कि उसने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की एक बंद मकान में चोरी की थी और सरकंडा के अरविंद नगर इलाके से एक स्कूटी भी चुराई थी। पुलिस ने आरोपी के बताए अनुसार चोरी किया गया लगभग 85,000 रुपए का सामान और स्कूटी बरामद कर ली है। आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने नया रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण की तैयारियों का निरीक्षण किया। उनके साथ वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 1 नवंबर को राज्योत्सव के अवसर पर इस भव्य भवन का लोकार्पण करेंगे और विधायकों सहित आमंत्रित अतिथियों को संबोधित करेंगे। निरीक्षण के दौरान अरुण साव ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति के अनावरण स्थल, विधानसभा सदन एवं मंची कार्यक्रम के स्थानों का
जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आप सभी को बता दें कि नया रायपुर के सेक्टर 19 में 51 एकड़ में फैले इस भवन का निर्माण मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालय के पीछे किया गया है। अरुण साव ने कहा कि 1 नवंबर का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए विधानसभा भवन को प्रदेश की जनता को समर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 में राज्य गठन के बाद रायपुर के राजकुमार कॉलेज से शुरू हुई छत्तीसगढ़ विधानसभा अब 25 वर्षों बाद अपने रजत जयंती वर्ष में एक भव्य और आधुनिक भवन में प्रवेश कर रही है। ये भवन सिर्फ एक सुंदर इमारत नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतीक है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि नए विधानसभा भवन को वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और इसमें 200 सदस्यों तक के बैठने की व्यवस्था की जा सकती है। विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए उद्देश्य से यहाँ अत्याधुनिक डिजिटल और तकनीकी व्यवस्थाएं भी की गई है। श्री साव ने कहा कि ये भवन न सिर्फ प्रशासनिक दक्षता का केंद्र बनेगा बल्कि ये छत्तीसगढ़ की पहचान और गौरव का भी प्रतीक होगा। राज्योत्सव और वह भी रजत जयंती वर्ष का राज्योत्सव, ये बहुत ही गौरवशाली और ऐतिहासिक पल है छत्तीसगढ़ के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बनाए हुए इस छत्तीसगढ़ ने 25 सालों का सफर तय किया है। 1 नवंबर राज्योत्सव है जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। उसी दिन हमारे छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का लोकार्पण भी होने वाला है, तो वो ऐतिहासिक अवसर होगा। दशकों को ध्यान में रखकर इस विधानसभा का निर्माण कराया गया है। आधुनिक सुविधाओं से ये लैस है। छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को सहेजते हुए ये इसका निर्माण हुआ है, तो निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ की गरिमा को बढ़ाने वाला और छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला ये भवन होगा। आरटीओ और पुलिस प्रशासन की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। एक और बिलासपुर पुलिस कप्तान रजनीश सिंह सड़क सुरक्षा को लेकर तरह तरह के जन जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सड़कों पर ऐसे नजारे दिख जाते हैं जो नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। ताजा मामला तखतपुर से सामने आया है जिसे रिपोर्टर विनय करिहार ने कैमरे में कैद किया। सुबह सुबह तखतपुर के मेन रोड पर करीब 10 से 11 साल का एक बच्चा ई रिक्शा चलाते हुए फर्राटे भरता दिखाई दिया। हैरानी की बात तो ये है कि ये नाबालिग बच्चा बिलासपुर मुंगेली मुख्य मार्ग जो कि नेशनल हाईवे है पर वाहन चला रहा था। गौरतलब है कि तखतपुर की सड़कें पहले से ही जर्जर हालत में हैं। ऐसे में इस तरह की लापरवाही किसी भी वक्त हादसे को न्योता दे सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आरटीओ और पुलिस प्रशासन को ऐसी घटनाओं पर तुरंत संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उस ई रिक्शा मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने इतने छोटे बच्चे को वाहन चलाने की अनुमति दी है। सड़क सुरक्षा पर सरकार और पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद इस तरह की लापरवाही ये सवाल खड़ा करती है कि आखिर जिम्मेदार विभाग कब जागेंगे। बिलासपुर और कोरबा जिले के गोंड समाज में पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था और रूढ़ी प्रथा को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। समाज का एक पक्ष अपनी परंपरागत व्यवस्था को बनाए रखने के पक्ष में है जबकि दूसरा पक्ष इसे लेकर असहमति जताते हुए कानूनी मार्ग अपनाने की ओर अग्रसर हुआ। इसी क्रम में कुछ समाज के मुखियाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराए जाने से विवाद और गहराता गया। बताया जा रहा है कि रतनपुर थाने में एक एएसआई द्वारा पूर्व में समाज के मुखियाओं को धमकाने की कोशिश की गई थी जिससे समाज में व्यापक रोष व्याप्त हो गया। गौड़ समाज का ये मानना है कि आदिवासी समाज की रूढ़ी प्रथा को संविधान में विधिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए ऐसे मामलों का निपटारा सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से ही होना चाहिए। इस मुद्दे पर समाज के प्रमुखों ने पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर सामाजिक बैठक के माध्यम से समाधान निकालने पर सहमति जताई है। मल्हार चौकी क्षेत्र में अकोला के पास एक दर्दनाक हादसे में ट्रैक्टर पलटने से नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आप सभी को बता दें कि जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर ईंट खाली कर लौट रहा था, तभी अचानक चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और वाहन सड़क किनारे पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर के नीचे दबने से नाबालिग की जान चली गई। वहीं घायल युवक को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है।
बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है। बहतरई क्षेत्र स्थित एक मकान में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष की मौजूदगी में प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी। बताया जा रहा है कि इस सभा के दौरान धर्म परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा था। इसी बीच बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को इसकी सूचना मिली तो वे मौके पर पहुंच गए और सभा को रोकने का प्रयास किया। दोनों पक्षों के बीच जमकर नोकझोंक हुई, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। कार्यकर्ताओं ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद सरकंडा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जयजयपुर के कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बताया जा रहा है कि विधायक साहू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए ये कहा है कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह से गलत और आधारहीन है। ये एफआईआर राजकुमार शर्मा नामक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसमें उन्होंने केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड से लोन दिलाने के नाम पर 42 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया था। इस मामले में विधायक साहू ने हाईकोर्ट में राहत की मांग की है। याचिका पर 2 दिन बाद सुनवाई होगी, जो चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सूचीबद्ध की गई है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।